पीटीआई की जानिब से शो ऑफ पावर खामोशी से अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस जलसे को बानी पीटीआई ने डू और डाई करार दिया था। इस बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे जारी हैं। पंजाब को फतह करने की धमकी देने वाले शोला बयां अली अमीन गंडापुर का लश्कर मुकर्ररा वक्त पर मैदान तक नहीं पहुंच पाया। पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी तकरीबन गायब ही नजर आई। क्या पीटीआई ताकत का मुजाहिरा करने में कामयाब रही? दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस के इस इक़दाम का क्या मतलब लिया जा सकता है? FBR की तंजीम 9 और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी के क्या असरात होंगे? इन तमाम इश्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जलसा कहा जा सकता है, क्योंकि जलसा तो हुआ नहीं। हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ, बस ऐसे ही है। दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई दिया? शरारत कर रही हैं। नहीं, मैं शरारत नहीं कर रही। मैं असल में जानना चाह रही हूँ, जो इस वक्त स्क्रीन पे बैठा हर इंसान जानना चाह रहा है आपसे आपका तज्जिया। वो दिखाएंगे ही नहीं उस जलसे को टीवी के ऊपर, तो फिर यही इंप्रेशन मिलेगा ना कि जलसा होया ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की विनर पार्टी है, जिंदा पार्टी है सोशल मीडिया। उन्होंने तो दिखाया है सोशल मीडिया पे जो दिखा सकते थे, सब चला। तो यहाँ पर क्रैकडाउन अरेस्ट के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक उन्होंने 12 इश्तिहारी एब्सकॉन्डर्स को गिरफ्तार किया है जो 9 मई में मुलविस थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं पंजाब हुकूमत के बकौल के रुकावटें नहीं थी, जबकि कहा जाता है कि कुछ जगह पर चेकिंग थी। आपने भी लाहौर देखा, कुछ हद तक मैंने भी देखा, मुझे नज़र आए हैं कुछ ग्रुप्स नज़र आए हैं, गिरोह नज़र आए, गाड़ियाँ नज़र आई हैं जाते हुए रवां दवां। लेकिन जो जलसे का टाइम मुकर्रर किया गया था उस पर जलसा नहीं शुरू हुआ। बैरिस्टर गौहर ने एक तकरीर की, पता नहीं क्या कहा उन्होंने क्या नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँच सके। उनके किसी गाड़ी के शीशा तोड़ने की कालाशाह काकू पे इत्तलात थी और उसके बाद जब वो काना पहुँचे जलसागाह तो नारेबाजी की भी इत्तलात हैं। लेकिन समझ नहीं आई कि इस जलसे के साथ क्या बनी। इस्लामाबाद के जलसे की गूंज तो तूलो अर्ज में महसूस की गई। ये लाहौर जलसे को आप कैसे देखेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये पंजाब में हो रहा था। पंजाब में वो जज्बा नहीं है बाहर निकल के खड़ा होने का जो कि केपी में है। यही इसकी मैंने बात की थी जी, कि पंजाब में वो जज्बा नहीं नज़र आएगा और उस तरीके से लोग नहीं निकलेंगे। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से रुकावटें क्रिएट करेगी। ये पहली 40-42 कंडीशंस लगा दी जी, फिर उसके बाद सड़कें ब्लॉक कर दी थोड़ी बहुत, फिर टाइमिंग ऐसे किया कि 3 घंटे के बाद बिजली बंद कर दी, लाइट्स ऑफ कर दी 6 बजे के बाद, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें तो हुकूमतें करती हैं और हमने कहा था ये करेंगी। मगर जो रियल इशू था वो क्या था, क्योंकि पहले भी इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं और इसके बावजूद खान साहब जब होते थे तो ठीक ठाक जलसे हो जाता था। और हाल ही में भी जो जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, वो भी इतना बुरा नहीं था, जिसके बावजूद कि काफ़ी रुकावटें थी। तो यहाँ तवक्को यही थी कि उससे कम इसकी अहमियत होगी और वैसे ही हुआ। अच्छा, मगर इसमें एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। वो पहलू कि याद है आपको जब मियाँ साहब ने आना था लंदन से इलेक्शन से पहले, हाँ 2018 की बात है, 13 जुलाई 2018। हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब जो थे जी, वो नहीं पहुंच पाए ना एयरपोर्ट पे, नहीं पहुंच पाए, वो रीगल चौक घूमते रहे। अच्छा, अब तुम लाहौर के रहने वाली हो ना जी, आपको पता रीगल चौक क्यों फेमस है? वो इसलिए फेमस है कि वहाँ के आलू की टिक्कियाँ और दही बड़े बड़े ज़बरदस्त है। फ्रूट चाट नहीं? फ्रूट चाट तो ख़वातीन ज़्यादा खाती हैं। मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब ने ज़रूर टिक्की खाने वास्ते रुक गए होंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि गंडापुर साहब पहुँचे नहीं। ठीक, अच्छा, अब मैं सोचों में पड़ गया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि उनके लिए मसला होगा। पहुँचते हैं तो मसला होगा, नहीं पहुँचते तो मसला होगा। नहीं पहुँचते तो खान कहेगा क्यों नहीं पहुँचे। पहुँचे और नहीं पहुँचे हैं तो फिर इनको गरज पड़ेगा जैसे पहले बोले थे, और फिर ये आधे घंटे 2 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जलसागाह पहले खाली हो गई, वो देर से पहुँचे। अच्छा, और पहुँच के फिर वापस चले गए। अच्छा, तो अब ये है कि इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि गरजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं लेट ही पहुँचूँ तो बेहतर है। ठीक है, तो अब बात ये हुई कि अब लेट तो ये तो क्लियर हो गई ना कि गंडापुर साहब पहुँचना नहीं चाहते थे। अच्छा, अगर वो 11 बजे पेशावर से सुबह निकले हैं, पेशावर से लाहौर का रास्ता मोटरवे के ज़रिए कम से कम 6 घंटे का है, कम से कम।
कम से कम। और अगर आप लोगों के साथ चल रहे हैं तो फिर 8, 10, 9 घंटे तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे। तभी तो ये अगर 11 बजे निकले हैं और चाय पानी के लिए भी ना रुकें और कहीं भी सलाम दुआ लेने के लिए ना रुकें तो फिर भी इनको 6 घंटे तो लग ही जाने थे। ठीक। तो ये तो उस वक्त पहुंचते लाहौर में जबकि जलसा ख़त्म हो चुका होता 6 बजे। हाँ। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये अगर सुबह 7 बजे निकलते वहाँ से, अच्छा। ये 6 बजे निकलते तो फिर शायद टाइम पे पहुँच जाते। हाँ। मगर ये निकले 11 बजे। वो अदालतों में घूम रहे थे। तो अदालतें तो सुबह 8 बजे लग जाती हैं, 9 बजे लग जाती हैं। अच्छा। तो ऐसी क्या बात है, अदालतों में घूम रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इरादा यही था हाँ। कि हम थोड़ा डिले हो गए। अच्छा। हम टाइम पे नहीं पहुंच सके। अच्छा। और ये देखो कितनी बुरी हुकूमत है ये पंजाब वाली। ये बड़ी ख़राब लोग हैं ये पंजाब हुकूमत वाले। इन्होंने 6 बजे लाइटें ही ऑफ कर दी। अरे भाई 2 घंटे और दे देते तो क्या हो जाता। तो मगर नहीं दी इन्होंने। तो गंडापुर साहब नहीं टाइम पे पहुंच सके। तो वही 4-5 लोगों ने वहाँ स्पीचेस की जिनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है उन लोगों की। और उसके बाद वो चले गए या इधर उधर हो गए। फिर ये थोड़ी सी अफवाहें भी चल रही थी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। 12 के करीब इश्तिहारी। तो ये वो तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड से कोशिश थी कि बस उन्होंने एक फॉर्मेलिटी है, उनको इजाज़त देनी है मगर पूरी खुली छुट्टी नहीं देनी। अच्छा। इनको पता था कि इजाज़त तो मिल ही जाएगी, पूरी खुली छुट्टी कोई नहीं और ज़्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। अब थक गए हम भी, हर रोज़ खान साहब कहते हैं निकलो। अब वो हमें कह रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल करो। अच्छा। बांग्लादेश मॉडल के अंदर तो जनाब 1 महीना 1.5 महीना प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हर रोज़ चलती रही और वो वॉलंटरी थी, उनके पीछे कोई सियासी जमात नहीं थी। वो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड थे। यहाँ तो एक सियासी जमात का मामला है ना। और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो खान साहब की स्ट्रेटजी है ना कि बांग्लादेश मॉडल की जो रेजिस्टेंस हुई उसको यहाँ अप्लाई किया जाए, वो नहीं चल रही, ना ही चलेगी। अच्छा। और इसलिए फिर वो इनकलाब नहीं आ रहा जो कि वो समझते हैं कि इनकलाब का वक्त आ गया है। 2-3 दफ़ा खान साहब ने ये कहा है आयशा कि जी निकलें बाहर, जेलों भरें, मैं जो तैयार हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, शो योर फेस, कम आउट। नहीं आए ना, वो कुछ आ गए मगर वो जो जिस तरीके से बाकी लोग निकलते थे वो नहीं आए। और मुश्किल भी था। एक दिन पता चला इधर होना है, फिर पता चला उधर नहीं होना, वहाँ होना है, फिर पता चला वहाँ भी नहीं होना, यहाँ होना है। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती थी वो की, दूसरी तरफ मोटिवेशन भी इतनी नहीं थी। लोग थके हुए हैं, वो कह रहे हैं यार की खान करदा पे हर रोज़ कहता है बाहर निकलो बाहर निकलो। वो फड़ के ले जाते हैं, फिर असी दौड़ भज करने अपने बंदियां नूं कढवाने हैं। तो फ़ायदा की हो रहा है इस चीज़ का। तो पंजाब स्पेशली इज़ वेरी सिनिकल। तो यहाँ वो जज्बा नहीं है जो कि केपी में है। और फिर गंडापुर साहब को भी ये पता कि हाज़िरी हो जाती है एवरी टाइम वो गाली गलोच करते हैं, ये धंधन आते हैं। तो जब हाज़िरी हो जाती है तो गंडापुर साहब हाज़िरी नहीं करवाना चाहते। एक तरफ खान साहब के सामने हाज़िरी हो जाती है, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के सामने हाज़िरी हो जाती है। फंसा हुआ है बेचारा गंडापुर, फंस गई जान शिकंजे अंदर। बस मतलब डू यू थिंक कि रॉन्ग नंबर समझा जाना चाहिए अली मीन गंडापुर साहब को पीटीआई में, अगर आज के दिन को देखा जाए तो? नहीं तो ये फिर वैसे ही है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को रॉन्ग नंबर सोचा जाए। सवाल तो आप छोड़ दें कमाल है। आप छोड़ दें इन चीज़ों को, ऐसे ही काम चलता है। अच्छा। हाँ, दोनों तरफ चले इनको लैब में रख के इन दोनों का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, क्या आज का दिन इसकी गवाही है? कोई सफाया नहीं हुआ। आप पीटीआई से पूछेंगे तो वो तो खैर बहुत सी बातें कहेंगे मगर आखिर में एक ही बात कहेंगे, इलेक्शन करा के देखो सफाया हुआ कि नहीं हुआ। तो इलेक्शन तो ही होनी ना। अभी जो लोकल बॉडीज के ऊपर प्रॉब्लम बने हुए पंजाब को कि लोकल बॉडी किया तो पीटीआई ना आ जाए, फिर की करांगे। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, करना भी है और नहीं भी करना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सफाया शफाया कोई नहीं होया पीटीआई का। अच्छा। जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं, अगर सफाया हुआ है तो वो रूलिंग पार्टीज़ का हो रहा है दो लोगों के दिलों के अंदर। आई एम सॉरी, ये दीज आर द फैक्ट्स। बाकी ये है कि आप रियासत के पावर के साथ आप पीटीआई को आपने दबा के रखा हुआ है, आप कामयाब रहेंगे क्योंकि रियासत का पावर बहुत ज़्यादा है और पीटीआई की वो अब मोटिवेशन नहीं रही। और खान साहब की पॉलिसीज़ भी जो हैं वो भी इतनी सॉलिड नहीं है बिकॉज उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई है और आवाम उनकी पॉलिसी के साथ खड़ी नहीं है। तो इसलिए आई थिंक देयर आर इश्यूज। तो आपके ख्याल में स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की कामयाब रही आज के जलसे के हवाले से? जी बिल्कुल कामयाब रही है। फुल मार्क्स? इजाज़त भी दे दी, नहीं भी दी। हाँ। जलसा भी हो गया, कामयाब भी नहीं हुआ। अच्छा। और कम हो गया मसला हल। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर वो कहेंगे एक और जलसा करना है। हाँ, तो उसमें तो इससे भी कम लोग आएंगे, वो तो और भी ज़्यादा बड़ा फेलियर हो जाएगा।
ठीक, तो आपके ख्याल में ये बेहतर ना होता कि जलसा मुलतवी कर दिया जाता या किसी और जगह रख नहीं, दिया वो जाता? मजबूरी है खान साहब की। खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, मैंने लड़ना ही लड़ना है। अब अगर वो लड़ेंगे नहीं तो फिर उनकी पॉलिसी कहाँ जाएगी? तो यू कांट हैव अ पॉलिसी ऑफ सेइंग कि मैं लड़ूंगा और फिर आप लड़ाई जो है वो बंद कर दें और नेगोशिएशन शुरू कर दें। अच्छा, तो अब खान साहब को फैसला करना पड़ेगा कि ये टॉक फाइट है या टॉक है या फाइट है। अभी खान साहब फाइट में लगे हुए हैं। ठीक, इनकी जो पार्टी में लोग हैं वो कहते हैं टॉक फाइट करें, ठीक, मगर वो टॉक वो खान साहब कहते हैं टॉक तो मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है और फाइट भी मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है वाया द गवर्नमेंट जी, मगर वो हो नहीं पा रहा उनसे। ही इज़ नॉट एबल टू गेट हिज एक्ट टुगेदर। तो अब और एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने तो बात ही नहीं करनी, बात किसी ने करनी है तो गवर्नमेंट के साथ बात करो। तो हमसे वी आर नॉट पार्ट ऑफ द पिक्चर, दे मे बी द रियल पिक्चर बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ओवरऑल पिक्चर इन टर्म्स ऑफ हु इज रनिंग द गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो आई थिंक खान साहब हैज़ टू रिव्यू हिज पॉलिसीज। तो खान साहब आज के जलसे की वजूहात भी रिव्यू करेंगे? मुझे नाकामी की वजूहात कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। यार आयशा देखो, उनके जो फायरी स्पीचेस, कौन है उनके जो खुद इनके मुंह से आग निकलती है जो कि आवाम को इंस्पायर करते हैं? कौन लोग हैं? ये खान साहब खुद हैं जी, उसके बाद कौन है? अली अमीन गंडापुर साहब है। गंडापुर है, मरवट भी काफी लगता है जी, वो बीमार है, बीमार हो गया। देखो ना यार, जलसे वक्त बीमार हो जाते एक गल है। हाँ जी, ठीक है। तो मुझे याद है एक वक्त शहबाज शरीफ साहब भी बीमार हो जाते थे। यही देखिए, पुराना ज़माने में मैं आपको तारीख़ में थोड़ी सी बात बताऊं। पुराने ज़माने ये बीमारी जो है ना, ये पुराने ज़माने की बीमारी है। पुराने ज़माने में सियासतदानी जो थे, लीडर्स जो थे, जब उन्होंने किसी चीज़ को अटेंड नहीं करना होता था तो वो अस्पताल चले जाते थे और वहाँ जाके बैठते थे। और अगर बहुत ही कोई सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक थी कि अब अस्पताल में भी लोग पहुँच जाएंगे कहने के लिए कि जी चलो निकलो या करो, तो वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, ये इनमें खान अब्दुल वली खान साहब बड़े माहिर थे इन चीज़ों में। अच्छा शुरू में भी खान और आखिर में भी खान। तो इसलिए तो ये पुराने ज़माने की ये स्ट्रेटजी है कि जी आप निकल जाओ मुल्क तो बाहर चले जाओ, तो फिर देखो अगर आपने किसी चीज़ को फेल करना है और आवाम का प्रेशर है आपकी पार्टी का कि ये करो और आप नहीं करना चाहते, तो आप या अस्पताल चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और वो भी बीमारी के बेस के ऊपर। तो अभी ये मरवत साहब भी बीमार हो गए, ठीक है। अब हो सकता है अगले राउंड में गंडापुर साहब भी बीमार हो जाएं, कोई पता है? बिल्कुल, वैसे भी मंकी पॉक्स भी और कोविड भी इस तरह की बीमारियां मार्केट में तो एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से हो रहा है। बट व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगले जलसे का ऐलान तो करना ही है, लेकिन आज के कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वे फॉरवर्ड क्या है आज के बाद? मुझे तो लगता है कन्फ्यूजन है पीटीआई के अंदर। खान साहब के जहन में भी कन्फ्यूजन है। खान साहब ने जो लीडर्स नॉमिनेट किए हैं दे आर नॉट फुली ऑन बोर्ड, कमज़ोर लोग हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पीटीआई हैज़ नो रियल लीडरशिप। ये खान साहब ही हैं, और फिर आपस के अंदर भी तो जेलसीज है ना। असद कैसर साहब ही नहीं पहुंच सके। जी वो उमर अयूब साहब भी नहीं। उमर अयूब साहब, और उनके लिए क्या प्रॉब्लम था? हाँ, सिर्फ एक लतीफ़ खोसर साहब की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो थोड़ी एक्सप्लोसिव हैं। तो वो नाइदर है नॉट है ना, जो रियल लीडर्स हैं वो तो वही हैं जो नहीं पहुंच सके। तो यहाँ से जो इकट्ठे कर लिए रेलू कट्टे, सॉरी टू से दैट, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें से कुछ नए लोग भी हैं। अच्छी बात है, नए लोग भी। सलमान अकरम राजा साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। राजा साहब ज़बरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मगर बात यह है कि वो उनमें वो करिश्मा नहीं है ना जो कि आवाम को अट्रैक्ट करता है। और अल्लाह करे कल को हो जाए, अच्छे लोग आना शुरू हो जाए पीटीआई में, तो और हमें क्या चाहिए। ठीक, अब आज की स्ट्रेटजी को अगर हम कंप्लीट रिव्यू करें, और ब्रेक पर जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये जलसा कामयाब रहा, जैसे बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूं, तो पंजाब गवर्नमेंट में किसको क्रेडिट देंगे इसके फेल होने का, और जिम्मेदारी आयद करेंगे तो पीटीआई में किस पर आयद करेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन होने जा रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही थी। मोहसिन नकवी साहब आपको नज़र नहीं आ रहे थे कि जी वो कुछ कर रहे हैं जी, बट ही वाज चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही है ना जी। तो मरीम नवाज आपको नज़र तो नहीं आ रही, आज नहीं आई। हाँ, नहीं तो ना ही कोई बयान है ना कुछ है अभी तक। तो हो ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सब कुछ वही करती है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब की,
वो इस किस्म के मामले में इंस्ट्रक्शंस कहीं और से लेती है। ठीक, तो पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी। अच्छा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप किससे समझते हैं जिम्मेदार? अगर आज के जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की जाती तो? नहीं जाती क्या, वो गंडापुर साहब में पहले भी तो किया ना उन्होंने कामयाब, इस्लामाबाद में। हाँ, मगर अब वो अगर वो ड्रामा फिर करते यहाँ, हाँ। तो इस दफ़ा शायद 8 घंटे नहीं 8 दिन के लिए चले जाते। ठीक तो ये हो सकते थे नताइज। मशीनरी भी हमें अलबत्ता कहा जा रहा था केपी गवर्नमेंट की तरफ से कि मशीनरी भी रास्ते में है, साथ मौजूद है और वही आगे जाएगी रुकावटें हटाने के लिए। बाहर शहबाज साहब वाली बात हो। ओके ठीक है, हम इसी पे किस्सा ख़त्म करते हैं और फिर इसे जो पॉलिटिकल लैब है उसमें रखेंगे टेस्ट केस के तौर पर। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सियासी महाज तो हमने देखा बहुत गर्म था, लेकिन का दिन गुजर जाने के बाद जलसा जिस अंजाम को पहुंचा उस पर आपका तबसरा हमने जाना। एक और महाज जो बहुत गर्म है, जिसमें रिफ्ट्स की बाकायदा ख़बरें बन रही हैं। अब पहले फ़ैसले ख़बरें बनाते थे, अब जजेस ख़बरें बनाते हैं। असल में जो 8 जजेस की वजाहत आई उसको लेकर कल भी डिस्कशन हुई। अब उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवाल उठा दिए हैं। ये क्या जाहिर करता है? देखिए, मैंने अपने तज़किये में ये कहा था कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो बात की है इसकी बड़ी अहमियत है। इससे तो नज़र ये आ रहा है कि अब 2 ग्रुप्स जो हैं वो अब हथों पैरी हो जाएंगे और डिप्टी रजिस्ट्रार ने पहला शॉट फायर कर दिया और ये ज़ाहिर है अप्रूवल के बगैर नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब की अप्रूवल होगी तो उसने ये बात की जी। ठीक, तो उसने चैलेंज कर दिया जी। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। मगर आज चीफ जस्टिस साहब खुद कूद गए ताकि यार ये कोई वजाहत की अब क्या ज़रूरत रह गई, क्लियर ही कर दी जाए बात कि भाई ये, और उन्होंने ये 9 सवाल खड़े कर दिए जी कि जी ये एप्लीकेशन जो थी जो सुनी गई ये किसने फाइल की थी, कौन थे वो एप्लीकेंट्स, ये क्यों नहीं आई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, कमेटी के सामने क्यों नहीं आई उसके सामने जी, और किसने ये इसको फिक्स किया हेयरिंग के लिए, हमने तो नहीं किया कॉज लिस्ट के बगैर, और फिर ये कि क्या अटॉर्नी जनरल को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, फिर कैन को अटॉर्नी जनरल बुलाया था, कैसे आपने ये बैठ के फैसले कर दिए, ये कहाँ हुआ, कोर्ट रूम में हुआ, चैम्बर में हुआ, और क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये फिर ये कि पहले ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई कि हम सुनने जा रहे हैं या डिसाइड करने जा रहे हैं, चुप करके हो गया। एंड तो इस किस्म के सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। और वेबसाइट पे अपलोड कैसे हुआ, वेबसाइट पे किसकी इजाज़त के ऊपर अपलोड हुआ है। अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि वेबसाइट के ऊपर तो अपलोड करने से पहले रजिस्ट्रार ने ओके किया होगा, इसीलिए रजिस्ट्रार से नहीं करवाया गया, ये डिप्टी रजिस्ट्रार से ऑब्जेक्शन लगवाया गया। आप समझ गए जी। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो मैदान में आ गए, खुल के आ गए, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि क्लियर है कि वो जो 8 लोग जो बैठे थे उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेड बाय चीफ जस्टिस उसको इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। तो क्या मिसकंडक्ट का बन सकता है? ये तो बात धमकी है ना। अच्छा। मगर इससे जो वो तो बात भी कहा था होगा नहीं होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यू आर नॉट, ये आप कर नहीं सकते थे जो आपने किया। ठीक, एक कंट्रोवर्सी तो बन गई ना, अब क्लियर होगी। चीफ जस्टिस और उनके 5-6 साथी एक तरफ और ये 8 एक तरफ, क्लियर होगी बात। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब क्यों कूदे आज। इससे पहले, उनसे कूदने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जी, उन्होंने एक जजमेंट सुना दी एक और केस में, वो कोई टैक्स रिलेटेड मैटर था जी, जिसके अंदर उन्होंने वो टैक्स का मसला हल करते करते कुछ और भी बातें खड़ी कर दी, सुना दी। और वो बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की ज़ुबान में, वो ये उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून जो है अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो आगे जो वक्त आने वाला है उसके ऊपर होता है या हाल में होता है। ये पिछले जो चले गए हैं, इतलाक बा माजी नहीं होता, माजी नहीं होता, आगे का होता है। और उन्होंने कहा सिर्फ ये जो माजी वाली चीज़ है ये अप्लाई नहीं करती, कर तो सकता है पार्लियामेंट, मगर जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं या एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स होते हैं, ये क्रिमिनल मैटर्स में ये नहीं हो सकती। क्रिमिनल मैटर्स में। अच्छा, मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और ये ज़रूरी है सुनना जी, कि उन्होंने ये कह के और फारग कर दिया। और इशारा ये है कि ये जो इलेक्ट्रल एक्ट के अंदर तरमीम की गई है अभी पार्लियामेंट में जो हुई है जी, जिसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जी, माजी के जो कानून बनाया वो माजी में जो कुछ हुआ उसको भी अप्लाई करेगा।
तो उसको नॉकआउट करने के लिए ये आज जो रिलीज़ हुई है जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह की, उसमें इशारा है कि ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती। जी बिल्कुल इशारा कर दिया है। अब ये है कि इसके बेसिस के ऊपर कोई पिटिशन आ सकती है, या जो पिटिशन चल रही है उसके अंदर ये पॉइंट टेकअप किया जा सकता है बाय पिटिशनर। तो ये फिर जंग और गहरी हो रही है। ये दूसरी तरफ से भी फायरिंग हो रही है। ठीक। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फायरिंग अपनी कर दी। और अब जब आप बात करते हैं लोगों के साथ, कानून गो के साथ, वो आगे से आपको कहते हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो हवाला दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जी क्रिमिनल मैटर्स में नहीं हो सकता जी या इस किस्म की चीज़ों में नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। क्योंकि जब नैब का तरमीम आई थी, नैब के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का इदारा है ना, तो हुआ ये था कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक नैब कानून पास किया, ठीक, जिसके बेसिस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी लोगों ने केसेस ख़त्म करवा लिए जी। उसके बाद वो चैलेंज हो गया जी, और उस बेंच में जस्टिस मंसूर भी बैठे। जब चैलेंज हुआ तो पेशावर हाई कोर्ट ने जब चैलेंज हो गया तो मंसूर अली शाह साहब ने और ये जिस बेंच ने उड़ा के रख दिया उसको। जी, उसमें जस्टिस बंदयाल थे। हाँ। और मंसूर अली शाह भी थे। मेरा ख्याल है शाह साहब नहीं थे। शाह साहब थे। 2-1 से फैसला आया था। अच्छा, हाँ। तो वो उड़ा दिया उन्होंने कि जी आप नहीं कर सकती जी, हालांकि वो क्रिमिनल मैटर है। तो उस वक्त तो कानून सही था, कानून के मुताबिक उन्होंने उड़ा दिया। क्योंकि मगर अब क्या हुआ, जब वो अपील हुई तो काजी साहब ने एक नया बेंच बनाया, बहुत बड़ा बेंच बनाया, जिसके अंदर मंसूर अली शाह तो नहीं थे मगर अतर मिनल्ला थे जी। 5 रुकनी बेंच था, उसमें उनका एक इजाफी नोट 5 रुकनी था जी। तो उसमें रिव्यू पिटिशन में उन्होंने ये लिख दिया कि कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है। हाँ, गेट कीपर नहीं हो सकते हैं पार्लियामेंट कर सकती जी। तो अब पार्लियामेंट को तो खुली छुट्टी मिल गई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने की। हाँ। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जिसके ऊपर इशू बन रहा है वो है इलेक्शन लॉ, जिसका ताल्लुक ये 41 और 39 सीट्स का इशू है। ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल। वो जो था केस, वो केस का भी बता दिया जाए कि ये था कि चैलेंज हो गया था कि जी ये सीटें जो हैं ये पीटीआई की सीटें हैं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चली गई थी कि आप हमें खुसूसी वो जो रिजर्व सीट्स हैं वो दें, वो पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको नहीं मिलती। और फिर वो चैलेंज हो गया। फिर वो चैलेंज हुआ और ये 8 जजेस ने ये कहा कि नहीं वो भी मिलेगी और भी बड़ा कुछ मिल जाएगा आपको। जी पीटीआई को देंगे। तो फिर ये जब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट तो फिर पार्लियामेंट ने फिर अमेंडमेंट कर दी। उन्होंने एक्चुअली जो अमेंडमेंट की है वो ये कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट, हाँ जी, टाइम पे लिस्ट नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और एक्चुअली मैं बात कर रहा था वो लोग जो कि ड्राफ्ट करते हैं इस किस्म की चीज़ें, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये अमेंडमेंट इतनी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है एक किस्म की, मगर अमेंडमेंट के तौर पे इसको पेश किया गया है क्योंकि जो रूल्स बनाए गए थे रिलेटिंग टू दैट इलेक्टोरल लॉ उनको वाजे करके इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनेंस कि जी आप अगर आपने उस वक्त ये नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी इश्यूज जो हैं वो वाजे कर दिए। तो अब ये उसके बेसिस के ऊपर स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी सारी सीटें साड़ियाँ ने जी, उन्होंने लेटर लिख के लिस्ट जारी कर दी। वो अब इंटरप्रेट कर रहे हैं जो नया अमेंडमेंट उसको जी। उधर से इलेक्शन कमीशन जो है वो फंस गई बीच में, जैसे मैंने कल कहा था। एक तरफ ये 8 जजेस का फैसला है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन खुद कह चुकी है कि उनमें से जो 39 है वो तो हम मान लेते हैं मगर 41 नहीं मानते। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उधर से चीफ जस्टिस साहब और द चीफ जस्टिस टू बी बन गया बिटवीन काजी फायजी साहब एंड जस्टिस मंसूर अली शाह। और ये मैच चलता रहेगा और ये मैच अब खुल गया और उधर से अब नए ड्रामे शुरू हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये होगा वो होगा। और उन्होंने पहला जो है ना फायरिंग कर दी है हुकूमत ने, उन्होंने वो जो रिवर्स कर दिया है वो कानून कि जी वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कि जो 3 जज बैठते थे बेंचेस बनाने के लिए जिसके अंदर सीनियर 3 होते थे, वो हटा के उन्होंने कहा जी पहले 2 और तीसरा जो है वो पहला वो चीफ जस्टिस की मर्जी से करेगा। हाँ। उन्होंने फिर वो जज ले आए हैं जो कि चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो अब एक और इंटरेस्टिंग मौका आने जा रहा है दिन जब इस कमेटी का इजलास होगा जिसके लिए बाकायदा
जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिस्ट, और इस कमेटी में जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन ले चुके हैं, तो जस्टिस मंसूर भी इस कमेटी में शामिल है। तो क्या नतीजा निकलता है उस इजलास का, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले दिन। आते हैं ब्रेक के बाद वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान के मसाइल में एक बड़ा मसला रेवेन्यू भी है, जिसके लिए एफबीआर के हमने मुतादिद बार सुनी खबरें, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रिफॉर्म्स आ रही हैं एफबीआर में, लेकिन हर बार नतीजा 0/0 रहा और शॉर्टफॉल भी हमने देखा, एक बार फिर देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई 5 निकाती प्लान एफबीआर के लिए मंजूर किया है और कुछ रकम भी पंप करने लगे 34 बिलियन के अराउंड। क्या समझते हैं आप कि ये कामयाब हो पाएगा प्लान जो टारगेट्स गवर्नमेंट के रखे गए हैं? देखिए आयशा, ये काफ़ी अरसे से ये बातचीत चल रही है कि एफबीआर को रिफॉर्म करना है, क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं कर पाता और बहुत सी रुकावटें होती हैं। फिर बहुत से इल्ज़ाम भी लगते हैं एफबीआर के ऊपर। ये करते क्या है, हर हुकूमत आके चेयरमैन चेंज कर देती है, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज कर देती है और फिर तवक्को ये करती है कि जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे, वो कभी भी पूरे नहीं हुए। फिर ये सोचों में पड़ जाते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, और हमेशा ये बात चलती है कि एफबीआर के अंदर ही गड़बड़ है और इसको ठीक करना है। और जो बात कही नहीं जाती वो यही है कि अगर एफबीआर में गड़बड़ है तो कहाँ गड़बड़ है? क्या कानून के अंदर प्रॉब्लम है या क्या पर्सनल के अंदर प्रॉब्लम है? क्या कानून को फॉलो नहीं किया जाता, और अगर फॉलो नहीं किया जाता तो कौन नहीं फॉलो करता? क्या एफबीआर के अफसर नहीं फॉलो करते, या वजह क्या है कि टारगेट्स मीट क्यों नहीं होते? अच्छा, तो ये बात काफ़ी अरसे से चल रही है। इसमें तजवीज़ें भी बड़ी आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 की दिहाई में इंपोर्ट, आपकी बहुत सी रेवेन्यू जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट की जाती है, जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इसीलिए इंपोर्ट्स को ये खुली छुट्टी देते हैं कि जितनी इंपोर्ट हो करने दें, क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और विदहोल्डिंग टैक्सेस और सब कुछ होता है उसी स्टेज पे। तो वो एक पक्की सोर्स होती है टैक्स कलेक्ट करने की। अच्छा, अब वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ अंडर इन्वॉइसिंग हो जाती है। एक चीज़ है वो 100 रुपये की है, ये कहते हैं इंपोर्टर कहता है 50 की है, 50 के ऊपर 10% टैक्स लग जाता है 5 रुपये का। अगर वो 100 रुपये की हो तो उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स बनता है। तो ये मिली भगत होती है एक लेवल तक कि जो इंपोर्टर है वो अपनी वैल्यू इंपोर्ट की कम दिखाता है और जो टैक्स देता है वो कम देता है। अच्छा। और ये जाहिर है कि ये कस्टम ऑफिशियल के इजाज़त के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर या तो वो पकड़ लें उनको, मगर उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि उनको पता हो कि एक्चुअली इस चीज़ की कीमत कितनी है, ये कितने की चली और कहाँ पहुँची। तो इन अ सेंस रिसोर्सेज भी नहीं होती, और शायद मेरा ख्याल है कि वो कुछ लूप होल्स खुद छोड़ना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन वेरियस ऑफिशल्स कि उनका रवैया क्या है और क्या नहीं है, और इंपोर्टर के ऊपर भी। तो इस वक्त 90 की दिहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो गैप है ना इंपोर्ट स्टेज पे, ये ड्यूटीज़ के ऊपर, इसको प्लग किया जाए। अच्छा। ये जो अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है ना, इसको रोका जाए। अगर इन्वॉइसिंग सही होगी, अच्छा, पकड़ी जाएगी, तो फिर सही टैक्स कलेक्ट होगा। जो हमने ड्यूटीज़ परसेंटेजेस लगाए हैं वही लगेंगे फिर। अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 2 स्विस कंपनी थी स्विट्ज़रलैंड की, कोटेक्ना, एक का नाम था कोटेक्ना, दूसरी का नाम था SGS। अच्छा। तो उन दोनों को हायर किया और उन्होंने कहा कि सब इंपोर्ट्स जो होंगी, अब आप बैठेंगे कराची में, आपको ठेका आउटसोर्स कर देते हैं, आप सारी इन्वॉइसेस देखेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल कंपनी हैं, आपको पता है कि आयशा ने ये जो अंगूठी पहनी हुई है ये इसकी क्या कीमत है, और सिटी ने जो घड़ी पहनी हुई है इसकी क्या कीमत है। ठीक है, ये तो नहीं है कि हमने ली है बड़ी महंगी और दिखाई है बड़ी सस्ती ताकि ज़्यादा ड्यूटी ना देनी पड़े, और कुछ खिला पिला के माल निकलवा लिए। तो वो SGS को टेक्ना आ गए, उन्होंने आके यहाँ बड़ी सख्त किस्म की कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा। पकड़ने के लिए लोगों को और इनवॉइसेस को चेक करने के लिए, और कामयाब हो गए क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से थे। ठीक, अब स्विट्ज़रलैंड का तो आपको पता ही है। तो मगर उनकी जो डील थी विद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या गवर्नमेंट के साथ, वो ये थी कि अगर आज आप 100 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस में, और कल हमारी वजह से आपको 200 रुपये मिलते हैं, तो वो जो 100 एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके ऊपर हमें कमीशन भी मिलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो वो तय हो गया जी, 2% कमीशन है आपको, ये 2-2.5%, ये जो भी है, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली क्या। अच्छा। तो काम शुरू हो गया। जब मोहतरमा की गवर्नमेंट गई तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है कस्टम्स में उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, क्योंकि रोटी पानी बंद हो गया थी। ठीक, बिल्कुल। तो वो उनको जनाब अगली गवर्नमेंट ने निकाल दिया। अच्छा। और कस्टम्स वापस धंधन आने लगा। ठीक। मगर फिर ये भी सोचा कि यार थोड़ा सा ज़रा
चेक तो किया जाए, ये कमीशन तो ले गए हैं, तो ये तो ना हो कि कोई डील हुई हो बेनज़ीर। हाँ, वो रेफरेंसेस भी जरदारी साहब पे बने तो फिर रेफरेंसेस बन गए और स्विट्जरलैंड के अंदर केस भी खुल गया जी। कि SGS और कोटेक्ना ने ब्राइब दी है टू द पीपल्स पार्टी। ओके। और वो काफ़ी अरसा केस मोहतरमा और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर चलता रहा जी। बाद में टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी अरसे के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया 2015 में कि जी उसका रियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बहुत कुछ हुआ और कुछ रिकॉर्ड था जो कि जिनीवा में था और वहाँ से गायब हो गया, हमारे हाई कमीशन में था वहाँ से गायब हो गया, ऐसे ही होता है, धूल तो हो वो जाता है केस वक्त फिर के आगे साथ। बढ़ नहीं सका। जी। मगर ये हमें याद है कि SGS और कोटेक्ना हुए और उसमें और भी कुछ किकबैक्स भी थी। ठीक। मगर मैं किकबैक्स की तरफ नहीं जाता बिकॉज उसकी अहमियत इस आर्गूमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक। आर्गूमेंट ये है कि रेवेन्यूज़ बढ़ी थी और अंडर इन्वॉइसिंग कम हुई थी। ओके। मगर ये कि जब वो फारग हुए तो वो सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो ये रिफॉर्म जो है इसमें मसला यही है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अच्छा। वो जो इसके ऊपर टारगेट होता है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट करता और जो गोली चलाने वाला है या ऑडिट करने वाला है वो भी नहीं करता या सही नहीं होता। लेट्स पुट इट लाइक दिस। ओके। तो ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि FBR को रिफॉर्म करें। अच्छा। अब रिफॉर्म कैसे करें? बहुत सा खर्चा करना पड़ता है और FBR की जो ट्रेनिंग है, जो लोग सिविल सर्वेंट्स या जो लोग वहाँ जाते हैं FBR के अंदर, वो ऑडिट की ट्रेनिंग नहीं है उनकी। अच्छा। ऑडिट एक स्पेशल फंक्शन होता है जो चेक करता है कि जो आपने डिक्लेयर किया है उसको कैसे चेक किया जाए कि ये सही है या गलत है। अच्छा। उसको ऑडिट कहते हैं। ठीक। तो FBR की ये तो है कि कानून के मुताबिक आपने इतने पैसे देने हैं, आपने इनकम डिक्लेयर की इतने पैसे देने थे, आपने दिए नहीं। मगर ये उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि ये पता किया जाए कि जो आपने अपना रिकॉर्ड दिखाया है उसमें खामियां क्या हैं। स्क्रूटनाइज आप कैसे करेंगे? स्क्रूटनी करें, चेक करें कि ये सही भी आपने बताया कि नहीं बताया, वो उनके पास नहीं है। अच्छा। इसलिए वो बस जैसे कहते हैं ना एड बैक करते रहते हैं कुछ ना कुछ, फिर वो एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऑडिट की जो है ना एक्सपर्टीज़ नहीं है FBR में। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑडिट होनी चाहिए और उसके लिए FBR की रिफॉर्म के लिए इन्होंने ये प्रपोज किया है कि प्राइवेट पर्सन हायर करेंगे कि अब प्राइवेट सेक्टर से ऑडिटर्स हायर किए जाएंगे FBR की हेल्प करने के लिए। मगर यार इतने लंबे केसेस हैं, इतने थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ केसेस हैं, तो अब कितने लोग आप हायर करेंगे ऑडिट करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि पहली स्टेज में वो लोग जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं और बड़े लोग, अच्छा, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाए। तो इन अदर वर्ड्स जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर और प्रेशर डाला जाए कि आपने सही बताया या नहीं बताया। जो हमारा जो आवाम का फोकस है वो और जो रियल फोकस है वो ये नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्होंने फड़ के और स्क्वीज करो तुसी जी, टोकरी के जो दे नहीं रहे उनको पकड़े आप टैक्स नेट में और लोगों को लाएं, ना कि जो पहले हैं उनके ऊपर छुरी चलाएं। इशू तो यही है। अब इन्होंने ये किया कि जी पहली स्टेज पे छुरी उन्हीं पे चलानी है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो भी छुपा रहे हैं। तो ये होगा, बिल्कुल होगा, जो दे रहे हैं वो भी छुपाएंगे ना यार, सारे छुपा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहली स्टेज पे हम कोई लंबे चौड़े इन्होंने ऑडिटर्स हायर करने हैं। कोई कहता है हज़ारों की तादाद 1560 कह रहे हैं प्राइवेट कंसल्टेंट्स। हाँ 1560 जी। और साथ साथ इन्होंने कहा ये हायर करेंगे, ये ऑडिट करेंगे बड़े अकाउंट्स को जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और उनसे और टैक्स निकलवाएंगे। एक ये, दूसरा ये कि इन्होंने कोई 34 अरब रुपए का बजट बनाया है जो FBR के देंगे अफसरों को, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, रिवॉर्ड्स बढ़ाएंगे, बोनसेस देंगे कि आपने पकड़ लिया इतना तो अच्छा आपको इतना मिलेगा उसका हिस्सा, जैसे नैब में भी था। अब इधर भी ये होगा कि अगर उन्होंने किसी को पकड़ा है, उसने 1 लाख रुपया छुपाया हुआ था, इन्होंने 1 लाख रुपया टैक्स पकड़ के उसको बढ़ा दिया है, तो कहते हैं अच्छा चले आपको जो आपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू इकट्ठी की है तो उसमें से आपको भी कुछ हिस्सा देंगे। तो बोनसेस देने शुरू कर दिए। बोनस का मतलब ये है कि 1 माह की तनख्वाह, 2 माह की तनख्वाह, 3 माह की तनख्वाह, अगर आपने टारगेट, हर एक को टारगेट मिलेगा एंड सो ऑन। अच्छा, इस किस्म की तब्दीलियाँ ये करने जा रहे हैं। तो लीगल अमेंडमेंट्स भी कुछ होंगे। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो रियल इशू ये है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या इनके लिए भी आपको इनके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। अकाउंट्स स्पेशली बैंक अकाउंट्स, बिकॉज ये अकाउंट्स तो वो लिख के दे देते हैं, मगर जो बैंक पैसा तो बैंक में आता है और बैंक से जाता है। अभी जो कानून है वो ये है कि बैंक के कानून अकाउंट्स आप नहीं देख सकते जी, आप वहाँ नहीं जा सकते। इलीगल है ना सेक्शन 216 के अंडर। हाँ, वो इलीगल है जी। अब ये है कि इस ऑडिट के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? तो इसलिए अब ये उनको ये भी कहा गया है कि वकील भी हायर करें
क्योंकि ये चैलेंज होंगी। ओके। तो जब चैलेंज होंगी या बैंक्स आगे से ना कर देंगे, आप कहेंगे जी आयशा का या नजम सेठी का अकाउंट दिखाएं, ठीक हम इतने साल से इतना देखना चाहते हैं, या आप हमें अभी बताएं, वो बैंक्स देते नहीं है डेटा जी, वो क्योंकि कानून के मुताबिक वो नहीं दे सकते। बैंक्स की कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सारा बैंकिंग सिस्टम चलता है। अगर बैंकों ने आपका सारा अगला पिछला खोल दिया तो फिर बैंकों की तरफ कौन जाएगा? लोग लॉकरों में रखना शुरू कर देंगे। फिर ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी बढ़ती जाती है। तो फिर इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऐसे कि शेयर किए जाते हैं? नहीं, बैंकिंग डेटा नहीं शेयर किया जाता अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है बिफोर यू गेट अ कोर्ट ऑर्डर टू गो एंड ओपन अप अ बैंक अकाउंट एंड आस्क फॉर सम डिटेल्स फ्रॉम द बैंक्स। अच्छा, मगर ये FATF के बाद बहुत सी तब्दीलियां वहाँ भी आई हैं। अच्छा, क्योंकि अब अंडर FATF टेररिज्म के बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू डेटा, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो चीज़ें खुल रही हैं, मगर जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वो ऑडिट हो और सही तरीके से सारा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स कहते हैं आज हमें आप राइट दे दें कि हम बटन दबाएं तो सारा बैंक का रिकॉर्ड सामने आ जाए। वो बैंक से इजाज़त नहीं देते, कानून भी इजाज़त नहीं देता। अब ये ऑडिटर्स जो आएंगे तो ये कानून को चेंज करना पड़ेगा, या फिर कोई आसान तरीका करना पड़ेगा कि कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा शक हो और आप केस बना रहे हैं और पक्का केस बन रहा है, हवा में आप नई बातें कर रहे, तो फिर वो शायद आपको रिकॉर्ड भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयत बड़ी अच्छी है। अच्छा, मगर अभी इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया कि कानून जो है रिगार्डिंग बैंक्स एंड सीक्रेसी, क्या उनको इन्होंने अभी उधर नहीं सोचा कि उसको कैसे तब्दील किया जाए, और वो फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़ेंगे फाइनेंस एक्ट के ज़रिए। वो फिर जाके कुछ इनको ये मसला हल होगा, मगर अभी वहाँ गए नहीं है, जाना पड़ेगा। अभी ऐसे लगता है कि प्रेशर बड़ा था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कुछ तो करो ना यार। एक इनमें बहुत अच्छी चीज़ की है, क्या? ये तो होगी ना ओवरऑल बात। एक इन्होंने ये कहा, पहले ये था कि जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते थे, NTM नंबर नहीं था, नेशनल टैक्स नंबर नहीं था, वो लेते नहीं थे लोग, कि रिटेलर हो गए या छोटे वकील हो गए, छोटे आर्किटेक्ट्स हो गए, प्रोफेशनल टैक्स नंबर ही नहीं लेते थे, रिटर्न्स ही नहीं फाइल करते थे। ठीक, तो आउटसाइड द टैक्स नेट। अब ये इन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप के पास NTM नंबर नहीं है और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके लिए बहुत सी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जी, सेल परचेज भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगी। अच्छा, पहले ये था, ये इश्यूज हमेशा हर गवर्नमेंट के सामने आते हैं, मगर वहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर आपने अभी हम फाइलर से पैसे और ले लें, अगर नॉन फाइलर है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर 5% दे रहा है, तो हम फाइलर के लिए 10% कर देते हैं। अच्छा, ताकि कुछ पैसा तो आए ना, वो वैसे ही नहीं आ रहे टैक्स के अंदर। और अगर वो नॉन फाइलर है तो बस ये तो पता तो चल जाएगा कि नॉन फाइलर है, वो गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम इनके लिए रेट बढ़ा देते हैं। ठीक। दूसरी साइड ये कहती थी कि ये छोड़ दें, आपको 40-50 अरब रुपया तो ज़्यादा मिल रहा है नॉन फाइलर से, मगर इसके साथ वो जो तब्दीली करनी है इनटू अ डिजिटल नॉन कैश इकोनॉमी, जो कि मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, डिजिटल, तो वो काम नहीं पूरा हो रहा। तो आप एक ही वक्त एक मतलब है, जैसे कहते हैं ना, आर या पार कर दो, फाइलर को फारग कर दो, उनको जड़ा फाइल नहीं करेगा, ना गाड़ी खरीद सकता है, ना एयर टिकट खरीद सकता है, ठीक है, ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो अगर ये तो फाइलर बनो तो फिर अंडर फाइलर रूल्स में आ जाओ, फाइलर बनोगे तो फिर हम आपको देखेंगे सारा कुछ। तो अब ये काफ़ी अरसे से हम जैसे लोग ये कह रहे हैं यार हम तो नहीं डरते ऑडिट से, हमारी ऑडिट कर लें, ठीक, मगर ये जो नॉन फाइलर हैं इनको तो आप फाइलर में लेके आए ना, और वो आते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए सहूलतें बंद कर दें, इंसेंटिव्स आप बिजली भी बंद कर दें, टेलीफोन भी बंद कर दें, सिम भी बंद कर दें, मोबाइल भी बंद कर दो, एयर ट्रैवल भी बंद कर दो, इन्होंने सीधा कर दो, लोग चलो फाइलर बनो। सारी दुनिया में ये नहीं होता जो यहाँ है, ये ब्लैकमेलिंग हो रही है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट कि हम फाइलिंग नहीं करेंगे। यार बात यह है कि छोटी दुकानों के ऊपर से US है, छोटी छोटी दुकानें हैं, खोखे हैं दुकानें हैं, वो कोई टैक्स वैक्स नहीं देते। अच्छा। वो सिर्फ सेल्स टैक्स की फाइल करते और कोई ख़ास टैक्स वैक्स नहीं देते। वो ज़्यादा टैक्स जो टैक्स है वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से और इधर उधर से इकट्ठा किया जाता है, तो इसलिए लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते। अब यहाँ ये है कि रिटेल इज़ अ वेरी बिग बिजनेस इन आवर कंट्री, क्योंकि कैश इकोनॉमी है, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी हो तो सब कुछ नज़र आ जाता है, ट्रांजैक्शन सारी आ जाती है। यहाँ आप सारा कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी में सारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी, रेमिटेंसेस भी जो आ रहे हैं आधे जो हैं वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में आ रहे हैं,
परचेज जो हो रही है, जो आप टेलीविज़न खरीदने जाते हैं आप कैश से खरीदते हैं, उसका ये पता नहीं पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। जिसको आप वो पैसे देते हैं वो भी जो है वो फाइल नहीं करता कि मेरी सेल इतनी हुई है, उसकी सेल हो रही है दिन की 10 लाख की, वो कहता है मेरी तो 50,000 की सेल है। तो फिर की करोगे तुम, हाउ विल यू प्रूव कि नहीं है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये फैसला हुआ कि यार बहुत हो गया, ये जो 30-40 अरब रुपए के लिए हम रेट्स बढ़ा देते हैं नॉन फाइलर के लिए, इसको बंद किया जाए और फाइलर को लाया जाए और तगड़ा स्टैंड लिया जाए कि अगर फाइल नहीं करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कर सकते। क्योंकि लोग करते क्या है, टैक्स फाइल नहीं करते, पजेरो खरीद लेते हैं, लैंड क्रूजर खरीद लेते हैं। ठीक है जी, 3 करोड़ दी, 4 करोड़ दी, 5 करोड़ दी लैंड क्रूजर खरीद रहे हैं, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, साढ़े को तो पैसे को। हाँ जी, मारे गए। तो अब वो कह रहे हैं, और या जमींदार है वो एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो थोड़ा दिखाते हैं, उसमें वैसे ही थोड़ा रेट है जी, ठीक है, और उसके बाद लैंड क्रूजर्स लेके फिर रहे हैं, तो कहाँ से पैसे आए? तो ये दिस इज द इशू, पैसे हैं कहाँ से आए हैं बताओ, कहाँ से आए हैं, और उसके ऊपर टैक्स दो। ठीक, चले ये सारे मामले को तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट, और कुछ नहीं, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, मगर ये है कि नॉन फाइलर को तो अगर ये पकड़े तो अच्छी बात है। एवरीबडी शुड बी अ फाइलर एंड एवरीबडी शुड डिक्लेयर देयर इनकम। चले अब ये भी जैसे अब ये होगा तो फिर ये होगा कि ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रेट्स गिरेंगे। अभी इसलिए बढ़ाए हुए हैं कि जो दे रहे हैं उनको चूसा जा रहा है, बिल्कुल मज़ीद थोड़ा घोंपा जा रहा है, वो समझेंगे जो लोग एक्चुअली नहीं दे रहे उनको हाथ नहीं लगाया जाए। अब अच्छा है कि उनको हाथ लगाया जाए, मगर फिर ये कि वो जब होगा तो हम देखेंगे, उसकी भी एक पॉलिटिकल प्राइस होगी, ये पॉलिटिकल पार्टी ये बातें हैं कि हम नहीं, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, कानून पास करने पड़े, कानून नहीं पास हुए, मगर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ऑडिट हो जाएगा, वो और फंस जाएंगे। इधर से खींचते तो उधर से कम हो जाता है, उधर से खींचते। बहरहाल ये मामला तो हैं इंटरेस्टिंग। आगे उसे मॉडर्नाइज करने के जो इकदाम किए जा रहे हैं वो नेक नियति पे भी डिपेंड करता है कि एफबीआर के एहलकार आप कितने नेक नियति के साथ ये काम से अंजाम देते हैं जो टारगेट्स उन्हें मिले। क्विकली एक क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं, कनाडा आप क्या जानना चाहते हैं? सेठी साहब, आप एक एक्सपर्ट हैं और एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ भी हैं, तो सेठी साहब बेस्ड ऑन करंट मूवमेंट्स आप 2047 में पाकिस्तान को किस हाल में देखते हैं? एंड इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन व्हाट मस्ट अ यूथ हैवी कंट्री लाइक पाकिस्तान डू टुडे टू बिकम अ नॉर्मल, टॉलरेंट एंड ए प्रोग्रेसिव कंट्री? वाह जी वाह, 25 साल आगे पाकिस्तान की शक्ल सूरत क्या होगी? पाजी मेरी गल सुनो, यहाँ ये नहीं पता कि 25 दिन के बाद क्या होगा। आप मुझे पूछ रहे हैं कि 25 साल के बाद पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री हो जाएगी कि नहीं होगी, और ऑब्वियसली अभी नहीं है नॉर्मल। आप समझते हैं या सब नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, अब ये मैं इधर नहीं जाता, मगर बात ये है नॉर्मल तो नहीं है बाय ऑल डेफिनेशंस। अच्छा, अब 25 साल के बाद क्या होगा? देखिए भाई साहब, आई कैन ओनली से वन थिंग विद सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी। तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? अब मैं एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि 25 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा ये। बाकी आप होंगे, आपकी पता नहीं उम्र क्या है, ये कनाडा से है, होगी या नहीं होगा, मैनू अपना पता है कि मैं नहीं होना है, पक्की गल है। बाकी पाकिस्तान होगा तो आप समझे, अगर पाकिस्तान है तो बड़ी खुशहाली होगी। ये जो सारे, मैं समझता हूँ नॉर्मल कंट्री हो चुकी होगी अगर पाकिस्तान हुआ। बट इन ऑल सीरियसनेस, देखिए बड़ी सीरियस क्राइसिस है ये, मल्टी फैसेटेड क्राइसिस है, ये एक इशू ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम की भी है, इकोनॉमी की भी है, इसमें बड़ी डायनामिक किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक कंसल्टेंट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, वो बड़ी चर्चा बना जी कि बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी उन्होंने, गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट। अब वो क्या गैम्बल है गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट? उन्होंने, और उनको फिर अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा दावत दी, आ जाओ थे आगे सानू दसो सी की करिए। वो आ गए, वो आगे यहाँ लेक्चर शेक्चर देते रहे हैं, बड़ा तो पता क्या चला वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि डेवलपमेंट आजकल के हाल, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ जो एलिट्स हैं, एलीट बार्गेन जो है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर मुल्क चलता है या सिस्टम चलते हैं, वो कह रहा है कि जी आपके यहाँ जो एलीट बार्गेन है वो बढ़ गई है, एलीट्स खा गई सारा कुछ। अब जब तक ये बैठ के सारी एलीट्स जो हैं वो इकट्ठी बैठ के ये फैसला नहीं करेंगी कि किसने क्या कुर्बानी करनी है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इनफैक्ट और क्रैश करेगा। कुर्बानी का वक्त आ गया है, गरीब से और आप ना तवक्को करें कि वो कुर्बानी दे सकते हैं, वो अब फारग हो चुके हैं बेचारे, और नहीं वो उनके आप खून चूस सकते। और वो जो एलीट्स हैं उनको उसने आइडेंटिफाई किया है, वो कहते हैं देयर इज़ अ मिलिट्री एलीट, देयर इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक एलीट,
देयर इज़ अ कैपिटलिस्ट एलीट, देयर इज़ अ लैंडलॉर्ड एलीट, वो तो यहाँ तक ये भी कहते हैं देयर इज़ अ जुडिशियल एलीट ऑल्सो। अब एंड देयर इज़ अ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग एलीट। वो कहते हैं कि ये है केक इतना सा है, उसके अंदर इन्होंने अपने हिस्से लिए हुए, आवाम के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए फिर कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं अपने पेट भरने के लिए। ये लोग ये अपना पेट नहीं कम करते, ये कोई डाइटिंग के लिए तैयार नहीं है। आप इन सबको बैठाएं इस मुल्क के अंदर और इनसे ये कहें कि ये अगले 10 साल का एजेंडा है और सब ने हमने अपने अपने कुर्बानियाँ करनी है, बहुत हो गया है, कि ताकि आवाम को कुछ मिले और मुल्क चलना शुरू हो जाए। वो ये लेक्चर देता है। अब उसने आगे यहाँ लेक्चर दिया तो किसी ने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा यार एक ही गल करता पे, ये सानू कहता पे किसी पेट कटिए अपना, ये तो नहीं हो सकता। तो कोई भी हिस्सा एलीट का तैयार नहीं है अपना पेट काटने के लिए। ये पेट काटने वाली बात भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एवं मुहावरा बना हुआ है पेट काटना, पेट तो बेचारी आवाम ही काटती है। एलीट्स पेट वेट कोई नहीं काटते, उनको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर तुसी हुण इन्ने पैसे कमा रहे हो तो थोड़ा कट कर दिओ, तुसी थोड़ा जब कट बजट ले लो, तुसी थोड़ी जी वेस्टेज कट कर दिओ, तुसी ये कर लो, तुसी वो कर लो, और थोड़ा जब पैसा जड़ा है और डेवलपमेंट वास्ते और आवाम दी पॉवर्टी रिडक्शन वास्ते कर दिओ। हाँ। वो तैयार नहीं जी। MNAs नहीं तैयार, MPs नहीं तैयार, सिविल सर्वेंट्स नहीं तैयार, जजेस नहीं तैयार, सरमायादार नहीं तैयार, रिटेलर्स नहीं तैयार, कोई तैयार नहीं। और सब पहले आप लगा हुआ है और कोई भी शुरू नहीं करता। तो दिस इज़ वे वी आर। आप कभी चाइना के पास भागते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के पास भागते हैं, अमेरिका तो अब आपको बेल आउट करने के तैयार नहीं है। तो आपकी ऑप्शंस दिन ब दिन डिमिनिश हो रही हैं और आपने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिसकी वजह से आप ये जो ऑप्शंस हैं इनको बड़ा बढ़ाएं या ये जो डेट है इसको आप कम करें किसी तरीके के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली वो तरीका अभी तक कोई अपना नहीं रहा है। देयरफॉर मुझे अगर आप पूछेंगे कि जी 2 साल में 3 साल में क्या होगा, मैं आई विल हैव डिफिकल्टी टेलिंग यू, बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल तो अभी सोच भी नहीं कोई सकता। अभी तो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश होगी। रिवाइवल नहीं होगी तो पॉवर्टी उस वक्त तक बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी और सब लोग मुल्क को छोड़ के निकलना चाहेंगे। तो आप सोच ही लीजिए कि ये तो अगले 3-4 साल की बात है, आप तो पूछ रहे मुझे 25 साल के बाद क्या होगा। मसले के हल के लिए को शनाख्त करना, बीमारी की शनाख्त करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम उस मरहले तक ही नहीं पहुँचे, मसले का हल होना तो दूर की बात। बहरहाल आदिल साहब सरगोदा से, फसी दुबई से, लकी भरवानी राजस्थान इंडिया से भी जानना चाहते तो कुछ वक्त की कमी के बायस माजर चाहते हैं, लेकिन सवाल आप भेजते रहिए, कनेक्टेड रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।